नंबर 7 है भू-आकृतियां तथा उनका विकास। ये लेसन वैसे भी थोड़ा टफ ही था, सातवां। निम्न में से कौन सी अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी दोनों ही कारक है? अपर्दन भी है और निक्षेपणकारी भी है दोनों। प्रवाहित जल अपर्दन भी करता है और निक्षेपण भी करता है। भूमिगत जल और हिम और पवन। भूमिगत जल का तो पता नहीं, परंतु हिम का तो पता है, प्रवाहित जल का पता है, पवन अपर्दन भी तो करती है और निक्षेप भी करती है। सर जो अपर्दन करेगी ना वो कहीं ना कहीं निक्षेपण तो करेगी 100% है। और हाँ वो स्थलाकृति की तो जब भी बनेगी, भाई स्थलाकृति तभी बनेगी जब वो अपर्दन या वो मतलब पहले तो अपक्ष होगा, अपर्दन जरूरी होगा, और अपर्दन होगा जब भी कोई स्थलाकृति बनेगी, जब भी हम किसी चीज को पढ़ेंगे। और ये चारों चीज हम पढ़ सकते हैं मतलब जब हम और आगे जो सिलेबस होगा। लेकिन अपर्दन होगा तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं निक्षेपण भी होगा, क्योंकि अपर्दन हो चुका है, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ये सारी क्रिया तो सब में होंगी फिर। ऐसे भी है ना कि भी तीनों का तो हमें पता है, प्रवाहित जल, हिमनद और पवन के बारे में, परंतु भूमिगत जल भी तो प्रवाहित होगा ही होगा किसी एक धारा के द्वारा या एक स्थान से दूसरे स्थान हाँ की ओर। प्रवाहित हो रहा है तो सर, एक हम ये कह सकते हैं। जी अप्रवाहित होगा तो अपर्दन और निक्षेपण दोनों की ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी। अगर वो प्रवाहित हो रहा है कोई भी चीज हो, तो वो ऐसा नहीं हो हाँ सकता कि वो एक ही क्रिया करे या एक भी ना करे, करता है वो, ये नॉर्मल सी चीज है ये तो सर। जी सर। ठीक है, इसमें उत्तर है उपयुक्त सभी। हाँ उपयुक्त सभी आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद में व्याख्या है, भूतल पर परिवर्तन अनेक भूआकृति के कारकों के द्वारा किए गए हैं, अपर्दन होता है। निक्षेपण की प्रक्रिया बेसिनों घाटियों के निचले स्तरों को भरकर द्वितीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। अपर्दन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल से या निक्षेपित तल फिर से अपर्दित हो जाते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिम, पवन व समुद्री तरंगे प्रबल अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक है, जिनके साथ साथ अपक्षय व वृद्ध शरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और उस आकार को बदलते रहते हैं। यह भू-आकृति की कारक लंबे समय तक कार्य करते हैं और क्रमबद्ध बदलाव लाते हैं। उनके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का एक क्रमिक विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करने दो है, वो भी बड़े बड़े। पहला है, पवन के बहाव से जब रेत का जमाव अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है तो भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती है, उसे बरखान कहते हैं। बरखान के थोड़ी हवा की दिशा से समस्या आ गई, बाकी तो बरखाने तो किनारे होते हैं। उसके बाद नंबर 2 है, पवन के घर्षण से, यानी कि पवन जब घर्षण करती है स्थल पर, तो पवन के घर्षण से स्थल पर चट्टान के निचले भाग में ज्यादा अपर्दन होता है और ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। इस प्रकार चट्टानों के कटाव से निर्मित आकृति कुकुरमुते या छतरी या वो क्या नाम था उसका, पेडेस्ट्रल रॉक, हम्म। वो है जो मशरूम की आकृति है छत्रक उसकी शैली बात बोल कर रहे रहे हैं। हाँ। हाँ छत्रक सेल मशरूम वाले, कुकुरमुत्ते या छतरी के आकार की होती है, उसे छत्रक सेल कहते हैं। ऐसे सहारा में उसे गारा कहते हैं। ये तो कथन बिल्कुल सत्य लग रहा है मेरे को। दोनों ही सही ऊपर है वाले सर। में तो नहीं वो हाँ आप दोनों ही जब सही है। हमने पढ़े थे हाँ बिल्कुल पढ़े थे, क्योंकि हवा जिस साइड से आ रही है उसके साथ साथ आगे अच्छा की तरफ अच्छा निकल जाते हैं, दोनों उसके सींग होते हैं जो बरखान में। हाँ, बस थोड़ी सी ना दिशा वाली वो पवन की दिशा है नहीं ना, नहीं सर, वहां थोड़ा और सा विचलित हो इसके गए थे। जस्ट विपरीत होती है पैराबोलिक। जो हम पढ़ते हैं ना अच्छा, पैराबोलिक, वो जस्ट विपरीत होती है इसके। ये बिल्कुल सही लाइन है एकदम एग्जैक्ट। और सीप क्या होता है? सीफ होती सीप है मतलब वो सर पैराबोलिक। एक एक उसका जो ये एक एक जी सर। जो मैं ये बता होता रहा है हूँ ना कि बरखान होता है ना, बरखान का हाँ एक जो सींग रह जाता है, मतलब एक वो हवा का परिवर्तन की वजह से एक सींग रह गया, मतलब एक स्थला करती रह जाती है, उसका आधा हिस्सा तो ये लगा लो वो, और पवन की ठीक दिशा में है। बनता है। यही तो समस्या है ना कि सीप वो यही पूछता है कि सीप किसका रूप है, बरखान का है या पैराबोलिक का है। तो अगर वो पैराबोलिक का होता तो वो उसकी जो आकृति है ना, वो जो उसका सींग है ना, वो हवा की दिशा के समरूप ही नहीं होता, वो उससे उल्टा हो जाता। परंतु ये तो बन रहा है बरखान से, बरखान का ही आधा रूप है वो, तो इस कारण से अच्छा क्वेश्चन है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, वेरी गुड। नंबर 3 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भू आकृति की, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, भू आकृति की निर्माण के कारक के द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है? संप्राय मैदान हिमनद के पेनी द्वारा, प्लेन। प्रवाहित जल के द्वारा, महासागरीय तरंगों के प्रवाहित हाँ पेनी प्लेन डेविड ने बताया था जो प्रवाहित हाँ जल डेविड नदी। वाला वो तो प्रवाहित जल है हाँ। हाँ नदी वाला। और हिमनद के द्वारा कौन सा होता है? वोश।
वॉश प्लेन वाला था, हाँ हाँ हाँ, वो आउट आउट वॉश, वॉश आउट वॉश। आउट वॉश के द्वारा। उसके अलावा उससे हिमदौत मैदान कहते हैं ना, हिमदौत मैदान। हम्म। और वायु के द्वारा कौन सा निर्माण होता है, किस मैदान का निर्माण होता है? पैडी प्लेन। ना ना, पेडी पैडी प्लेन प्लेन तो, हाँ पेडी प्लेन हो सकता है। नहीं, पेडी प्लेन तो वो था पर्वतों के पर्वतों के नीचे। हाँ पर्वतों के नीचे था, वो जो मलबा रहित क्षेत्र था ना, वो था। पेन सर, वह पेन प्लेन। पैन प्लेन ऐसा सही था, मैं पैन प्लेन ही होना चाहिए शायद। पर कई बार क्या है, उसके लिए एक हिंदी में यूज करता है, वायुड मैदान। वायुड कहता है उसको, वायुड, वायु के द्वारा हाँ, निर्मित मैदान को वायुड मैदान। सारे भूल गए क्या? हाँ ये भूल जैसे गए मैं। उसका तो वायु के नहीं, जैसे लोएस्ट मैदान है, बहुत सारे मैदान बनेंगे, लेकिन आप किस तरीके से पूछ रहे हो ये बताओ कुछ। ऐसे तो जो लोएस्ट का बर्फ मैदान जो बनता है बर्फ वो किसके माध्यम से बनता है, उसी की वजह से बनता है, जो बारीक कणों की वजह से बनता है मैदान वो भी बनता है। और बताओ किसके अपर मारे आप दे रहे हो। अपर सर, ये तो निक्षेपण का मैदान हो गया। अपर्दन वाला मैदान कौन सा है? हम्म तो वो वही चार है फिर पांच प्लेन पेडीमेंट थे। वाला, नहीं पेडीमेंट वो वाला जो पेडीमेंट वो नहीं है सर, पेडीमेंट तो पेडीमेंट सर, हो भाई, ही नहीं सकता पेडी। पेडीमेंट वही तो पेडीमेंट मैदान है, वो तो पर्वत के जो बिल्कुल ढलान में होता है और बिल्कुल कम ढलान होता है जिसका, जो उसकी बात कर रहे हो। अब आप किस तरीके से, मेरे अभी क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं बैठा, मतलब आप जैसे मान लीजिए बात कर रहे हो, जैसे वहां तो पेडी प्लेन की बात की, उसकी क्या बोल, पेनी हम्म प्लेन की बात की मान ले। हम्म और अपर्दन के माध्यम से बता रहे हो आप, है ना, अपर्दन के माध्यम से तो यार मेरे हम्म, हिसाब से तो एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को तो, अपर्दन की देखना बात करें पड़ेगा तो। इसको। क्योंकि इसमें क्या है तो ज्यादातर मैदान जो इसमें इसमें शायद मेरे सब निक्षेपण के हम्म, माध्यम से ही बनते हैं ज्यादातर, लेकिन अगर आप कह रहे हो इस चीज को कोई, नहीं नहीं अलग है वो अपर्दन से बनता है। कई बार क्या होता देखो है, ना आपके पास हिमानी क्या नोट्स वगैरह करती कोई है। चीज हो, आप एक बार देखो एक बार उसमें से, क्योंकि नहीं नहीं मुझे सर, चाहिए एक बार हो तो आपके मुझे पास कुछ। चाह मैं वो बताऊंगा, परंतु बहुत सारी चीजें होती है जो निक्षेप से मैदान बनाती है, परंतु पवन क्या करती है, वो अपर्दन से बनाती है मैदान। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा मैदान है, आपके पास होगा तो सही कुछ ऐसा कुछ चीज हो। मैं एक बार देख लो, 1 मिनट में कुछ नहीं देखूंगा। हो रहा क्योंकि, नहीं सर, वो मेरी लाइब्रेरी में है सर, बुक वगैरह सारी की सारी मेरे यहाँ पर तो थोड़ा सा है नहीं मटेरियल मेरे पास। क्योंकि मैंने क्या शायद मेरे माइंड से निकल रहा, मेरे माइंड में नहीं यार, मेरे तो निक्षेपण वाले भी याद आ रहे हैं, लेकिन अपर्दन से मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई होता हो चलो देखते हैं, अगर आप बता रहे हो तो। चलो फिर अगर मैं इसके साथ ही पूछ लेता हूँ, जो हिमदौत मैदान है वो अपर्दन से निर्मित है या निक्षेप से निर्मित है? वो तो निक्षेप से होगा, उसमें निक्षेप में दो चीज पूछ जाएंगी, जलोढ़ के माध्यम से है या किस तरीके से माध्यम से है वो। तो ये तो क्लियर है, जो हाँ, निक्षेप के माध्यम से जलोढ़ बनेंगे और वो। ईमानी, जलोढ़ और ईमानी। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ जलोढ़ और दोनों से ईमानी मिलकर। से निक्षेप, हाँ हाँ दोनों से हाँ निक्षेपित है वो। हाँ बिल्कुल। इसी की, इसी क्वेश्चन के डिटेल में एक शब्द आया है मोनाडनोक। ये तो जब यहाँ सम आएगा अपने पेनी प्लेन वाले में। हाँ मोनाडनोक होते क्या है, ये पूछ रहा है ये ये क्वेश्चन। सर अवशिष्ट अपर, पहाड़ियां होती हैं जो हाँ बची हुई पहाड़ी, जो मतलब जो अपने प्रवाहित जल यानी नदी के माध्यम से जब काट कटाव लास्ट में हो जाता है तो अवशिष्ट कुछ पहाड़ियां बच जाती हैं उस मैदानी भाग में हम्म लास्ट में, तो उनको कहते हैं, उन्होंने मोनाडोनोक नाम शब्द दिया है इन्होंने, हम्म, डेविस ने। ठीक है। हाँ, उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन है कि प्रवाहित जल, जो जल प्रवाहित हो रहा है, उससे निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी जो विशेषताएं होती है ना, उनको सुमेलित है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? 3 सुमेलित युग्म दे रखे हैं, उसमें बताना है कि कौन सा। युवावस्था में वी आकार की घाटी, सही है। प्रौढ़ावस्था में प्राकृतिक तटबंध, और वृद्धावस्था में गोखरू झीलें। नहीं गोखुर झील, अच्छा यार अब ये पूछा है कौन सा सुमेलित ओनली बस, है ना, प्रौढ़ अवस्था में प्राकृतिक हाँ तट बनते हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था गोखुर झील नहीं बनते, ये बनते हैं प्रौढ़ अवस्था में। तो गोखुर झील है जो प्रौढ़ अवस्था में पढ़े थे, और वृद्ध अवस्था में सिर्फ हमने क्या पढ़े थे, वो पढ़े थे जो डेल्टा वगैरह। अब उस हिसाब से तो ये मतलब ये पूछा हो क्या, सकता सुमेलित है पूछा है इसमें, ना, हो लेकिन इसने सकता है एनसीईआरटी के इसमें हिसाब से एन, की ये चीजें, एनसीईआरटी के हाँ हिसाब से की, इसलिए इनका अलग मिलेगा आंसर। एक बार देखना रुको, 1 और 3 दे रखा, मतलब 1 और C। तो इन्होंने क्या है, वृद्ध अवस्था में गोखुर झील को बता रखा है, जबकि प्रौढ़ अवस्था में बनता है, और प्राकृतिक जो तटबंध है वो भी प्रौढ़ अवस्था में बनते हैं, गोखरू झील किस 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 अवस्था में बनती है? प्रौढ़ अवस्था में।
सही है। अब लेकिन ये प्राकृतिक तट। एनसीईआरटी में कुछ माइनर जो हम बता रहे थे भाई, क्योंकि हम्म उनको कुलदीप सर भी इस तरीके से बताते हैं कि आप उनको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके से ये है फाइनल। अब वही चीज हम्म। इस हिसाब से ये एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो इस हिसाब से है ये चीजें। हाँ सही है बात, ये भी तो सही है। ये वी आकार वाला तो बिल्कुल कंफर्म है, युवावस्था में जो नदियां पहाड़ों में रहती है तब उस समय ये- बनाती है वी आकार की घाटी। क्योंकि और हमने और हिमानी जैसा बना। इसके अलावा जैसे हम वैसे क्वेश्चन निकालेंगे ना आरपीएससी के द्वारा, जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह हम्म। आया हुआ उसमें हमारा सही मिलेगा। लेकिन हाँ इसमें सही क्या है है सही। कि एनसीईआरटी में कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है जैसे आप सविंदर सिंह को पढ़ोगे उसमें ये चीज बिल्कुल सही मिलेंगी आपको, अगर आपके पास सविंदर सिंह है, क्योंकि मैंने देख रखा है इसको। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्न में से कौन सी स्थलाकृतियां हैं नदियों द्वारा, थोड़ा सा देखना, स्थलाकृतियां जो नदियों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप बनती है, अपर्दन से बनती है नदियों हाँ, द्वारा। जैसे गौर्ज, गार्ज, कैनियन, गार्ज, नदी गेनियन, वेदिका और वेदिका गंभीर और। भूत विसर्प। जो विसर्प है ये पार्श्व सभी है कटाव, सर। ये भी कटाव ही है, ये भी कटाव है, चारों ही होगी तो इस हिसाब से तो चारों ही। वी आकार की घाटी, फिर कैनियन है, फिर गार्ज है, ये तो कटाव से ही बनते हैं, लंबवत से। और कटाव क्या होता है, अपरदनी होता है। उसके हाँ बाद अपर्दन में सी। गंभीर भूत विसर्प और नदी वेदिका है। नदी वेदिका है वही थी आपने बताया था, मेरे समझ में नहीं हाँ आया। घाटी के अंदर वो घाटी, मतलब आप जैसे हाँ, हाँ हाँ स्टेप नदी के बाय अंदर नदी है। स्टेप। हाँ ठीक है। हाँ और ये जो वो विसर्प एक बन और सर ये, बस इतना अंतर इन आपने तीनों के एक अलावा। जी सर। आपने एक शब्द बताया था पुनर्यौवन, नदी वेदिका के साथ में शब्द जी सर। बताया था, मुझे याद है जी अभी। सर। हम्म। तो वो और पुनर्यौवन सर के द्वारा। उसके अलावा गंभीर भूत क्या है ये? ये गंभीर भूत का मतलब गंभीर कोई जैसे कोई, लेकिन उसको विसर्प की बात कर रहा है साथ में, गंभीर अच्छा भूत विसर्प विसर्प की मतलब बात कोई करें। मतलब गहरा विसर्प होता है ना, जिस तरीके से अच्छे से मतलब, हम्म। तो विसर्प। लेकिन विसर्प सर जैसे हम देखते हैं तो गॉर्ज, कैनियन और नदी वेदिका ये तो कैसे अपर्दन कर रही है, लंबवत है ना, नीचे मतलब अंदर। और ये जो पार्श्विक करती है, जो जो विसर्प बनती है ना सर, जो ज्यादातर किनारों पे ज्यादा करते हैं, तभी तो साइड में वो नदी से घूम जाती है। पार्श्विक ज्यादा करती है, मतलब जो कटाव करती है ना। लेकिन हम्म। कर दोनों मतलब सब अपर्दन ही रही है, तो इसलिए अपर्दन पूछा ना, तो अपर्दन के लिए चारों सही है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका डी है, उपयुक्त, हाँ उपयुक्त हाँ सभी। चारों ही मेरा आएंगे। एक क्वेश्चन है हाँ, थोड़ा सा, मेरा ये जी सर। बताना, प्राकृतिक तटबंध है ना, वो निक्षेप हाँ से निर्मित है या अपरदन से निर्मित है? वो निक्षेप से सर, क्योंकि जो नदी है वो अपने साथ तलछट वगैरह बहुत सारी चीज लेकर आती है, मलबा। तो वो क्या है, कई हम्म बार जैसे मान लो जब मंद हो जाता है ना नदी का वेग, तो वो वहीं पर उनको हम्म जमाव कर देती है। और जमाव कर देती है तो उसका रास्ता रुक जाता है, कुछ तटों पे तटों के साथ भी रहता है, मतलब साइड किनारों पर भी रहता है। लेकिन हम्म जब क्या है, ये अपने मार्ग में ही इन चीजों को मतलब क्या करते हैं, निक्षेप कर देती है। तो फिर क्या, आगे पानी हम्म नहीं जा पाता, और फिर ये तटों के माध्यम से पानी साइड में जाता है। और जब भी कहते हैं कि प्राकृतिक तटबंध टूटने के बाद फिर बाढ़ आ जाती हम्म। है, मतलब आसपास के क्षेत्र में। मैं पहले सोचता था कि जो तटबंध होते हैं ना वो नदियां अपरदन से करती है। मैं ये सोचता था कि जैसे कोई नदी है वो गहरी बह गई और पहले के द्वारा ज्यादा गहरी हो गई, तो इस कारण से अपरदन के कारण वो गहरी हो गई, गहरी होने के कारण उसके दोनों तरफ वो पटड़े बन गए या तटबंध बन गए। परंतु बाद में पता चला कि ये असल में तो अवसाद है जो लेके आ रही है ना पीछे से। कई बार जी सर। कई बार ये उन बातों पर हमने जिक्र ही नहीं किया, वो पहले टॉपिक में भी कई बार कहते हैं ना कि निक्षेपण से वो कितना गुना अधिक है, वो अपरदनात्मक शक्ति रहती है उसकी, निक्षेप कितना हम्म। गुना उठाती है, अपरदन कितना है, गिलबर्ट दो की जो शब्द छठी मैं। का सिद्धांत है, कई चीज हाँ हाँ क्या काम करते हैं। जी सर। हाँ। सर आपने तो गजब की तैयारी कर रखी है। क्या किसने? मैम? ये नाम भूल गई मैं खान सर का। हम्म। आरिफ। गजब भी आ रही, सीरियस। विनोद सर सच में ना अपने ग्रुप में कितने कितने ज्ञानी लोग आए हैं, पर मतलब उनको हम्म, ज्ञान होता है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर करते ही नहीं। वो सुनते नहीं है कि कोई क्या पूछना चाह रहा है, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, वो बेचारा कुछ और ही एक्सप्लेन हाँ। करते रहते हैं। पर आरिफ हम्म। सर के तो सारे कॉन्सेप्ट नहीं एनसीईआरटी सब वो क्लियर है, क्योंकि बहुत अच्छा था, अच्छा बहुत अच्छा है। मैम, अच्छा भी तभी लगता है जब, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे, उसको रटने से तो कोई मजा नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं ये सोचता हूँ कि एक एक लाइन के एक एक शब्द का अर्थ आ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, ये पक्की बात है। सेना कैसे जीतती है? सेना होती है वो रण रण में कैसे जीतती है? अच्छा एक नेतृत्व होता है, अच्छा सेनापति होता है, उससे जीतती है। सेनापति के साथ साथ में पूरी सेना भी जीतती है, उसकी पिछली जो सेना होती है ना वो भी जीतती है, जो चुप रहकर सुनते हैं ना वो भी जीत जाते ये हिमानी हैं। वाला ना उद्धोत मैडम, मैंने बहुत बार हम्म, पढ़ा है।
पर मैंने इसको इस तरीके से नहीं पढ़ा कि इसमें निक्षेपण होता है। मतलब आपने जैसे सडनली पूछा तो मेरे को लगा हिमानी तो मतलब प्लेन कर रही है तो इसमें अपर्दन भी होता होगा, निक्षेपण भी होता है हाँ। उसका। पर मतलब मेरे को आज चीज क्लियर हुई है कि निक्षेपण है। तो तभी ये नहीं कहते, वो बिश्नोई सर कहते हैं ना वो स्ट्रोक मारते हैं फिर, ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं वो। चलो जब सर वो, करो। चलो इसके साथ में मुझे वो एक लाइन याद आ गई कि खूब जमेगा रंग, हम्म। जब मिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और ब्रेक पाइपर क्लब सोडा, इस प्रकार से ऐसी एक एड आती है। तो वो बात है कि एक क्वेश्चन हो और उसको उठापटक करने के लिए मैं और आरिफ सर, और उसके बाद में तो थोड़ा साइंटिफिक साइंस के मैटर से देखने के लिए आप हो, तो क्वेश्चन की फिर कितना लंबा चलेगा फिर वो। सर देखो, लोग जब अपन वैसी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो ग्रुप में हम्म, बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं, जबकि रियल तो हम्म, आज था कि क्वेश्चन क्या घुमाता है। हम्म, और दिन स्किप भी कर दे क्योंकि नोट सबके पास है, जाके अपना मास्टर का एक्सप्लेनेशन भी सुन लो, हम्म। सबके पास वीडियो है। पर आज था कि अटेंड करना चाहिए था सबको। तो यहाँ कहना पे क्वेश्चन। जरूर। ये पिछली बार भी बात की थी कि क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन एक लाइन में तो सही बोलता है, दूसरी लाइन में पूरी प्रकृति चेंज करके रख देता है, फिर वो वहां पे दिमाग बहुत खाता है वो। बिल्कुल सर। हम्म। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कई बार क्या होता है, मेरा थोड़ी मेरी भी तारीफ कर दिया करो, क्वेश्चन पढ़ने का जो सर अंदाज आप होता है तो ना हो वो। अरे सर आपको ही सब कुछ दिया हुआ है, हमारे पास नहीं कुछ भी। सर हम तो आपसे देखो ही लेना आरिफ, चाहते हैं सब चीज। जी। आरिफ सर एक्सप्लेन तभी तो कर पाते जब आप अच्छे क्वेश्चन कर पाते हो। जब जी क्वेश्चन ही सर। नहीं होंगे तो सर क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो आप तो सही इतने बात। अच्छे क्वेश्चन लेके आते, हमारा तो दिमाग हम्म, इतना जाता भी नहीं है। अब आप अभी जैसे आपने पूछा कि कैसा मैदान है, तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, पर कोई मेरे से हम्म, पूछा था तो मैं अपर दोनों निक्षेपण दोनों बोलती, पर ये तो आपके माइंड का क्वेश्चन है ना कि जलोढ़ भी है हम्म, और हिमानी भी है, जी। तो इस तरीके से तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो सर हम्म, आप जिज्ञासु है, इसीलिए हमारी बिना जिज्ञासा के भी सॉल्यूशन हम्म, मिलते हैं हमें। सही बात है, सही क्योंकि हम बात है। सर मैं एक्टिव जो तब हैं जब आप एक्टिव हमसे हम्म, ज्यादा, इसलिए। बिल्कुल सर। मैं प्रत्येक शब्द पर जो वर्ड स्ट्रेस डालकर बात है ना, वो असल में हाँ वही आधा क्वेश्चन है ना, वो सरल कर देती है आधी वो, यानी कि चीज क्या है। मेरा हमेशा ही ये बिल्कुल मकसद रहा सर। है कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन नया आए वो कई बात नहीं है, बड़े बड़े धुरंधरों को क्वेश्चन नहीं आते, पर असल में क्वेश्चन समझ में तो आए। पहली ऑथेंटिक बात तो ये है कि क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, परंतु असल में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कई बार, क्वेश्चन समझ हाँ में सर। आए, नया आए, नया आए वो कोई आगे की बात है। अब क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन जो जल गर्तिका होता है, जो पार्ट होल्स होते हैं जो उसके गिरने से बनते हैं, को परिभाषित करता है, किसके गिरने से बनते हैं, जो नदी के माध्यम वाटरफॉल जब होते हैं ना, जल हाँ जल वाट नहीं प्रपात। नहीं वाटरफॉल, वाटरफॉल, हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ, वही जल बताओ, गर्तिका नदी के पार्ट माध्यम से होल्स, जल प्रपात बनता है, बिल्कुल ऐसे। उसको परिभाषित कौन कर रहा है। 1 नंबर, नदी निक्षेपित बाढ़ में लंबवत अपरदन है। नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में, पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में अपरदित छोटी चट्टानी टुकड़े को गर्तों में फंस कर गोल घुमा देते हैं। नंबर 3, नदियों द्वारा कठोर चट्टानों को, ये जो नदियां आ रही है उसके द्वारा कठोर चट्टानों को गहराई में काट कर विस्तृत विसर्पों का निर्माण करना। और नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। सर ये बी आएगा, क्योंकि उस दिन में हमने पढ़ा था, और ये स्पेशली ऐसे कैसे लिख रही लाइन कि जैसे मान लो वो जब जलप्रपात से ऊपर से पानी गिरता है तो हम्म, नीचे क्या है कि वो अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को लेकर वो अपने साथ यंत्रवत, मतलब एक हम्म, ऐसा समझो कोई यंत्र को काम कर रही हो, मतलब कोई मशीन काम कर रही हो, तब ये घूमता है, तो हाँ तब वहां पर जो ये फंस कर एक गोलाकार एक घूम जाते हैं, तो गर्त बन हाँ जाते हैं वहां पे, ग्राइंडर तो की इसी की तरह, वजह से। हाँ। और जैसे इसी ग्राइंडर का ही चलता जो, है ना उस प्रकार से। जी सर, और अवनमन कुंड इसका बड़ा रूप होता है एक, मतलब इसका ही जो हाँ, बड़ा रूप होगा अवनमन कुंड हो जाएगा वो। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अवनमन, इसको सर, याद नहीं यार, अवनमन कुंड को, मुझे याद था, अवन कल याद था, आज नहीं याद है उसका नाम, उसको अवनमन कुंड। पलंग पुल बोलते हैं, पलंग पुल, पलंग। पलंग हाँ पुल। पलंग पुल, पलंग पुल। जी सर। ठीक है, मैं ग्राइंडर से समझ में आया, ग्राइंडर से क्या बनाते हैं, पलंग वगैरह बनाते हैं, तो पलंग पुल के निवारा। उसके अलावा हम्म। ऊपर वाला क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है वो सही क्यों नहीं है। वो कह रहा है कि नदी निक्षेपित बाढ़ के मैदान, यानी कि नदियों के निक्षेपण से निर्मित बाढ़ के मैदान, बहुत आगे पहुंच गया वो, प्रौढ़ावस्था में हम्म। पहुंच गया है, से लंबवत अपर्दन। अगर यहाँ पर इस लाइन के आगे वो बराबर लगाकर ये लिख देना नदी वेदिका, तो वो सही है शब्द, ऊपर वाली लाइन। क्या चीज सर?
यानी ऊपर वाली लाइन पढ़कर आगे वो बराबर लगाकर लिख दे नदी वेदिका, तो यही तो वो कह रहा है, नदी वेदिका यही तो चीज होती है, नदी में निक्षेपित बाढ़ के मैदान। अच्छा नहीं नहीं, नहीं नहीं, निक्षेपित नहीं है। तट वाली की बात कर रहा है। हाँ वो लेकिन गलत हो वो गया। क्या, क्वेश्चन तो जलगर्तिका का पूछा, तो हमें उसे रिलेट करना हाँ पहली बात तो, क्योंकि सही और है। तो फिर वो क्या है, अपने हिसाब से कुछ भी लैंग्वेज बोल सकता है, वो चीज अलग चीज है। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि नदियों द्वारा कठोर चट्टानों को गहराई में काटता है, तो कठोर चट्टानों को तो गहराई में काटता नहीं है, वो तो वो अवसादी चट्टानों को काटता है। कठोर चट्टानें तो वैसी रह जाती है, फिर वो जहां जहां उसको अवसादी मिलती जाती है ना, तो वो काटता रहता है, फिर उसको तीसरी जगह अवसादी मिल गई तो उसने उसको काट लिया, फिर एक बड़े जो चट्टानी टुकड़ा ना उसको तोड़ लिया, तो इस कारण से वो लंबवत हो जाता है और विसर्पों का निर्माण करता है। तो आपने ये बताया था कि जब नदियां पर्वतों पर होती है तो वो पर्वतों के ढलान के कारण विसर्प का आकार ले लेती है। हालांकि विसर्प तो बनाएगी वो प्रौढ़ावस्था में या फिर जो मैदानों में आने के बाद में विसर्प बनाएगी, परंतु इसके अलावा वो चट्टानों पर भी बना लेती है ऊपर। कभी कभार। टेढ़ी मेढ़ी वो भी कर नहीं आती वो क्या? भी स्थलाकृति की वजह से खुद, मतलब वो खुद नहीं हाँ बना रही उसको, वो ही पहले की जो वहाँ संरचना ही ऐसी है, वो घूम के आ रही है। हाँ सही है। उसके बाद में बाकी इसका जो ना व्याख्या है पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म, उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है, निक्षेपण से बनी है? जलोढ़ पंख, सही है। डेल्टा, प्राकृतिक तटबंध और नदी वेदिकाएं। डी नहीं है इसमें, एक दो तीन तो होंगे, जलोढ़ पंख भी, डेल्टा भी, प्राकृतिक तटबंध भी, तीन हो गए। जलोढ़ पंख, आपने इसके लिए हम्म, दो शब्द बताए थे, एक तो था ब्रेडेड स्ट्रीम, हम्म। नहीं वो नहीं था, ये इससे सही वो संबंधित था क्या ब्रेडेड? गुम्फित नदी के लिए था सर, हाँ वो गुम्फित, जो मैं हाँ आप बता रहा गुम्फित नदी। ब्राइडेड स्ट्रीम, और हाँ वो वाला, तो ब्राइडेड जलोढ़ रिवर पंख तो और ब्राइडेड स्ट्रीम। जी सर। नहीं नहीं सर, जलोढ़ पंख भी तो दो जगह ही बनता है, एक तो ग्रीपादीय प्रदेशों में बनता है, एक वो डेल्टा से पहले बनता है। नहीं सर, जलोढ़ पंख तो वहीं मिलेगा, गिरिपा आदि वहीं क्षेत्र मेन तो, लेकिन उसके बाद में कुछ जलोढ़ पंख ऐसे बनते हैं छोटे छोटे, लेकिन जो ये जलोढ़ पंख, वो ये बात क्या कर रहा है, ऊपर निक्षेपित की बात कर रहा है, और नहीं नहीं निक्षेपित के है तो लिए निक्षेप, जी, जी सर। दोनों ही जगह निक्षेपित है। हाँ गिरिपादीय होता है, प्रदेशों लेकिन में भी तो जलोढ़ पंख है ना, वो भी निक्षेपित है। हाँ, उसके हाँ अलावा जब बिल्कुल। नदियां डेल्टा के रूप में पहले जब समुद्र में मिलने वाली होती है ना, तो वहां ही डिगडाल हो जाती है। कहने का मतलब है कि हम्म, वो वहां हम्म, कोई मेरे से आगे नहीं चला जाएगा, वो जितना भी मलबा होता है ना वहीं उड़ेल के वहीं समाप्त होने की कोशिश करती है। हालांकि वो हाँ तो डेल्टा पीछे का ग्रुप में भाव थी। है वो उसको, हाँ। तो इस कारण से क्या है कि वो जलोढ़ पंख वो, उसके बाद में डेल्टा है, ये तो 100% ही पता है सभी को कि निक्षेपित है, अपर्दित नहीं। और एक क्वेश्चन मैंने अभी पहले पूछा था कि प्राकृतिक तटबंध अपर्दित है या निक्षेपित है, तब आपने बताया था इसको। निक्षेपित। हाँ जी सर। निक्षेपित है, अच्छी तरह समझ में आ भी गया है मेरे। उसके बाद में जी सर। नदी वेदिकाएं जो स्टेप बाय स्टेप बनती है, और नदी में पुनर्जीवन की घटना के कारण बनता है ये। हाँ उस दिन सर आपने एक चीज कही थी मुझसे कि यार आज तक हम्म, मुझे समझ नहीं आया, चाहे सबको आती हो, फिर मैंने भी कोशिश हाँ की कि कुछ ऐसी जब डिस्कस करते हैं ना वो चीज याद, और आपको एग्जैक्ट वही लाइन बोलते हो आप, जैसे वो उस टाइम पुनर्जीवन की बात हुई थी ये चीजें, और आपको एग्जैक्ट मैं आज कह रहा तक हूँ वो ना चीज। सर, मुझे जी वो सर। आज तक गप, मैं झूठ नहीं बोल रहा ये, कि सही मुझे बात है, आज नहीं तक आती ये बोल समझ सकते। में नहीं आया था नदी वेदिका भी चीज क्या जी है। सर। मैं हर बार पढ़ता हूँ इसको, और मैं इसको हर एस्पेक्ट से गोल घुमाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी समझ में नहीं आता नदी वेदिका। ठीक है, अच्छा समझ में आया, अच्छा बताया आपने। जलोढ़ पंख थोड़ा सा मैं व्याख्या पढ़ने जरूर कोशिश जी सर। करूंगा इसकी, कि जरूर जरूर। नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित, थोड़ा सा अंडरलाइन करके अगर इसको अलग से लिख रखो तो ये निक्षेपित ही पदार्थों से कुछ चीजों का निर्माण बता रहा है, हम्म, कचरा जहां पर जमा देगा। पहला है जलोढ़ पंख, उसके बाद में है डेल्टा, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका, विसर्पी रोधिका और नदी विसर्प। जो नदी विसर्प जो सर्प के लिए आकार में जो जो बाद में जो बनेंगे, क्या बनेंगे, गोखरू झीलें बनेंगी बाद में इन नदी विसर्पों की। तो ये क्या होते हैं, नदी विसर्प जो होते हैं ना, ये अपरदित होते हैं या निक्षेपित पदार्थों से द्वारा निर्मित होते हैं। उसके बाद में नदी वेदिकाएं मुख्यतः नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप, जो लंबवत अपर्दन होता है उसके फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृति की है, क्योंकि ये निक्षेपित बाढ़ के मैदानों में लंबवत अपर्दन करती है। 2 बार लंबवत को लिखा है, तो थोड़ा सा कहीं भी आ जाए ना कि अपर्दन करती है और लंबवत अपर्दन करती है, तो ये ज्यादा लंबवत करती है, तब नदी वेदिकाएं बनती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जब नदी जब नदी
उच्च स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है, ऊपर से नीचे की ओर मंद ढाल मैदान में प्रवेश करती है, तो जलोढ़ पंख का निर्माण हो जाता है या होता है। नंबर 2, निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहां नदियां अपना मुहाना बनाती है वहां उनका वेग अत्यधिक कम होता है। यहां पर नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण भी अत्यधिक होता है, जिससे निर्मित संरचना को डेल्टा कहते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई भी बढ़ती है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता रहता है। सही है सर सारी चीज। तीनों कथन सत्य है। हम्म। और जैसे बहुत से लोगों किसी को, को, जी सर, चलो जैसे किसी को तीसरा कोई क्वेश्चन। कोई लाइन, जी सर आप क्वेश्चन पूछ, लेकिन जैसे किसी को ग्रुप में से किसी को समझ ना आए कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई लाइन समझ ना आए, तो उसको आप पूछ सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। जी सर। और मेरा मानना है कि हम दोनों के अलावा शायद ही कोई तीसरा व्यक्ति होगा जिसको ये तीनों लाइनें समझ में आई होगी। नहीं, जैसे किसी को नहीं आए तो हाँ उसको हमें और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं हाँ बताओ सर इसको। तो सर आपको तो शुरू से हाँ, पता है, एक बार मैं ये देखना चाहता हूँ भाई हमारे ग्रुप में एक्टिव कुछ बच्चे हैं, कोई हो सकता है ऐसा भी होता है सर, कुछ कमेंट में डाल देते हैं क्योंकि कीवी मैं कमेंट कीवी देखता मैम, नहीं हूँ। कीवी मैम बताना इसको क्या कहना चाहता है, ये तीसरी लाइन क्या कहना चाहती है। सर मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा कुछ और काम करने लगी थी। क्वेश्चन बताना। मेरा क्या क्वेश्चन है पीछे का 8वां। थोड़ा रिटर्न वर्क कर रहा है। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, जब 8वां नदी चलो क्वेश्चन। मैं, उच्च स्तर से बहती हुई मंद ढाल के मैदान। हाँ इसकी जो थर्ड वाली की पूछ रहे हैं सर आपसे। हाँ अच्छा, वो, जैसे जैसे इसके तीनों ही कथन सही है। बिल्कुल सर, ये अब मैं बिल्कुल वो सही है पूछ सर, रहा हूँ कि, तीसरी लाइन। अब मैं पूछ रहा अच्छा हूँ कि कैसे तीनों सही? कथन सही है पर तीसरा क्यों सही कथन है, ये पूछ हाँ रहा ये हूँ। सर पूछ रहे हैं आपसे। जैसे वक्त बीतता जाता है ना, तो डेल्टा के पास मलबा इकट्ठा होता जाता है, तो नदी हम्म, की जो धारा क्या है वो डायरेक्ट समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उसका खुद का ही जो बारीक मिट्टी वाला मलबा है उसके बीच में आने लग जाता है। तो क्या होता है, बहुत पीछे ही वो बहुत छोटे छोटे भागों में, वितरिकाओं में बट जाती है। तो और फिर ये जो उसके साथ जो मलबा जाता रहता है, वो समुद्र में हम्म, आगे तक जाता रहता है। मतलब वो बहुत पहले ही भागों में बट गई, लेकिन मलबा तो लेके जाएगी वो हम्म, समुद्र तक। तो वक्त के साथ हम्म, क्या है, वो जो उसका मलबा है वो अंदर तक, समुद्र के अंदर तक चला जाता है, जो एक एक टाइम पे बढ़ते बढ़ते फिर बाद वो जो झील बनती है ना, कौन सी झील बोलते हैं, केरल वेरल में बनती है, वो उस प्रकार की झीलें बन जाती सुशीला मैम है क्या? हैं। नहीं। नहीं है क्या? ठीक। उसके बाद में है, देखो इसमें जो अच्छा क्वेश्चन था ना, वो है पहला ही है, अच्छा मैदान है, वो अच्छी बात कर रहा है। ये असल में हमें सबको ही पता होनी चाहिए कि जब नदी उच्च ढालों से मंद ढालों की ओर बहती है ना, तो मैदानों में प्रवेश करती है और जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। यह जलोढ़ पंख दो जगह निर्माण होते हैं, एक तो गिरिपादीय प्रदेश में भी और एक है अंतिम स्थान पर। ये दोनों की बात कर रहा है यहाँ। और दूसरा कह रहा है कि निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहां नदियां अपना मुहाना बनाती है, जहां पर नदियां अपना मुहाना बनाती है सागर के साथ में, वहां पर इसका वेग होता है ना वो अत्यधिक कम होता है, और वहां नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण यानी कि वहां पर वो डाल देती है, वो अत्यधिक हो जाता है वो कचरा, जिससे क्या है निर्मित संरचना को ही डेल्टा कहते हैं। यानी कि इसमें डेल्टा की परिभाषा दी हुई है। ये वो डेल्टा बताना नहीं चाहता, वो डेल्टा की संरचना बता रहा है कि निम्नवर्ती क्षेत्रों में नदियों द्वारा मुहाना बनाने से उसका वेग अत्यधिक कम हो जाता है। तो ये परिभाषा भी हो सकती है और ये इसका विस्तार भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा इसकी जो विशेषता है कि कथन एक सत्य है, जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपादीय प्रदेश व मंद ढाल के प्रदेशों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख एलुवियल फैंस का निर्माण होता है साधारणतः, यानी कि लगभग। पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नद भार, जो उसमें जो नदियों में बह कर आ रहे हैं, को वहन करती है। मंद ढालों पर नदियां वह भार वहन करने में असमर्थ हो जाती है और वह यह शंकु के आकार में निक्षेपित करके जलोढ़ पंखों का निर्माण कर देती है। कथन 2-3 भी सत्य हैं। डेल्टा जलोढ़ों की भांति ही होते हैं, लेकिन इसके विपरीत का विकसित होने का स्थान भिन्न भिन्न होता है, स्थान भी भिन्न भिन्न है। डेल्टा का निर्माण समुद्र के किनारे होता है, यहाँ पर नदी अपने लाए गए अवसादों को बिखेर देती है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित और स्तरित होता है। ये कहना चाहता है कि जलोढ़ पंखों के विपरीत, जलोढ़ पंख तो वैसे ही निक्षेपित किए हुए हैं, परंतु डेल्टा का जो निक्षेप है ना वो स्तरित व व्यवस्थित होता है। अर्थात मोटे पदार्थ है तट के निकट व बारीक कण होते हैं, जैसे चीका गाद आदि सागर में दूर तक जमाव करते हैं। जैसे डेल्टा का आकार बढ़ जाता है
वैसे वैसे नदी वितरिकाओं की लंबाई भी बढ़ जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है। और कहाँ तक की बात कर रहा है ये समुद्र का पहला है मगन तट और मगन ढालों का जो निचली सिरा है ना, वहां तक की बात कर रहा है, वहां तक फैल जाता है। उसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे। 1 नंबर है, प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से है। प्राकृतिक सही बात। तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से है, अच्छी बात है ये। उसके बाद में है, बाढ़ व डेल्टाई मैदान में नदियों द्वारा विकसित लूप को विसर्प कहा जाता है। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा विकसित लूप को विसर्प कहा जाता है। पता है सर क्या कह रहा है वो, जैसे वो हम पढ़ रहे थे ना, वो जैसे घूम के जब कोई नदी चलती है, जिस हाँ। तरीके से हम पढ़ रहे थे, वही वाला लूप आगे भी बढ़ते हैं। जैसे मान लो वहाँ जब वितरिकाओं के रूप में हम पढ़ रहे थे ना डेल्टा में, वो नदियां घूम के जाती हैं, सही यूं घूम जाती हैं, तो ये बात लूप की तरह मतलब हो जाती है, विसर्प की तरह मतलब। ठीक है। ये कह रहा है एक अगर वो जी लूप सर। पीछे छूट जाए और हम्म। नदी अपना प्रवाह सीधा कर ले तो क्या कहलाते हैं हम्म। उस लूप को? तो वो गोखुर कहलाता झील जो है। बन जाती है। जी हाँ सर। सही है सर, वेरी, ये था। उसके बाद में है, ठीक है, इसके बारे में व्यवस्थापक। 10वां क्वेश्चन है, गुम्फित नदी। आ गया आप सर वाला ही ऊपर से। क्वेश्चन है ये, हाँ। गुम्फित नदी प्रारूप के विकास के लिए, यानी कि गुम्फित नदी का जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, उसके विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं हैं वो आवश्यक है? नदी तट पर अपर्दन व निक्षेपण, यानी कि नदी का जो तट है उस पर अपर्दन व निक्षेपण दोनों एक साथ। नंबर 2, नदी में जल की जो है अधिकता अधिक होनी चाहिए, इस कारण गुम्फित नदी बनती है। नंबर 3 है, नदी में जलोढ़ जल के साथ में जो उड़क के जो मात्रा आई है, जलोढ़ की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अब सर देखिए, गुम फित का मतलब है वो नदी है ना, वो गुम हो जाएगी। गुम कब होगी? गुम हो कहीं ना कहीं निक्षेप तो जरूरी है, ये तो पक्का बात है। क्योंकि जब तक निक्षेप नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं, जब निक्षेप आ जाएगा, अवसाद आ जाएगा उसके नीचे से, तो ये बहेगी ये नदी, तभी गुम्फित होगी। हम्म ये दो जगह होती है, तो मैंने आपको बताया था सर कि जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर मतलब ये जलोढ़ बनते हैं, जलोढ़ों के नीचे से बहती है, और ऐसे ही ये जब डेल्टाई भागों में आ जाती है तो वहां भी डेल्टा के नीचे से बहती है। तो निक्षेप बहुत जरूरी है। अब पहली लाइन पढ़ता हूँ, नदी तट पर अपर्दन एवं निक्षेपण। भाई अपर्दन करके ऊपर से आ ही रहा पर्वतों से निक्षेपण कर रही है, तो निक्षेपण जरूरी है हम्म इसके लिए। भाई ये दशा सही है। दूसरा कह रहा है, नदी में जल की अधिकता नहीं, अगर अधिक जल होगा तो कहीं के भी निकल जाएगा, तो ये हाँ। जरूरी नहीं है। गुम्फित का मतलब कम होना चाहिए पानी उसके मुकाबले, ताकि वो अंदर से जाए। ठीक है। ये कह रहा है नदी में जलोढ़ की अधिक मात्रा होनी चाहिए। हाँ, जलोढ़ मतलब उसमें जो अवसाद आ रहा है वो जरूरी है। तो ये पहली और तीसरी लाइन तो सही है, दूसरी लाइन गलत है इसमें। अब देख तो लो इसमें आंसर ये एक होगा बार। कि नदी में अगर जल की मात्रा अधिक होगी ना, तो जो बड़े पदार्थों का वो जमाव करने वाली है, तो उन्हीं हम्म। सारे जमाव को वो उठाकर सारा का सारा समुद्र में पटक देगी। तो जब समुद्र में हम्म। पटक देगी तो फिर गुम्फित कहाँ रह गई? फिर तो वो हम्म। दिखाई ही दे रही है। इस कारण से जो ढाल है और उसके अलावा जो वहाँ का उसका प्रवाह है वो धीमा होना चाहिए, और जो भी कचरा लेके पीछे से आ रही है, जो लोड, उसकी जो मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए। क्योंकि ये क्रमशः जो बनाती है ना, जो स्ट्रक्चर ये क्रमशः बनाती है, तो पहले तो बड़े चट्टानों के टुकड़ों को छोड़ेगी, फिर छोटे, फिर हम्म। छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर इस कारण से करते करते ये समुद्र के आंतरिक भागों तक बहुत बारीक कण हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, बाकी इसके व्याख्या में दिया हुआ क्वेश्चन है, बाकी कोई बात नहीं। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उथली, जो बाहर दिखाई देती है, उथली जल की झीलें जिन्हें पलाया कहते हैं, किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृति हैं? बाढ़ के मैदान में, हिमनद क्षेत्र में, मरुस्थल में, या समुद्र के तटों पर? कीवी मैम कह रही थी उनको नाम याद नहीं आया था ये कह रहे हैं कि उथली जल की झीलें जो पलाया क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृतियां होती है। हाँ, ये तो मरुस्थल में बनेगी वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। लया तो अपने राजस्थान जैसलमेर में बनती है ना सर। पलाया झीलें अस्थायी बनती है झील होती है कुछ, जो, हाँ। वो नहीं पढ़ा नहीं था सर, क्या मैं जो इन झीलों की बात नहीं कर रही थी, मैं जो केरल में वो? बनती है ना, बेबनाद हाँ, वगैरह, कौन सी झील बोलते हैं इनको? हम्म। नाम नहीं याद रहा मेरे भी, क्या नाम है, जैसे चिल्का झील है ना, वो किसका उदाहरण है? हाँ, चिल्का झील, चिल्का लेगून। झील उदाहरण। हाँ हाँ, लेगून, लेगून हाँ झील, लेगून, लेगून। लेगून, हाँ लेगून। जो पर्वतपादीय प्रदेशों में जो
पेडी प्लेन होता है ना, उसके बाद में होता है उसका जमाव सर वो पेडी पत्थरों प्लेन का। नहीं होता, पेडीमेंट होता है जिसकी आपको बात कर हाँ रहे हो। पेडीमेंट होता है। उससे आगे क्या होता है, पर्वत कंकर पत्थरों का जमाव होता है, जिसको क्या बोलते हैं वो, हमादा बोलते हैं, क्या क्या जो बोलते हैं। बजादा बजादा बजादा। बजादा, हाँ बजादा, और बजादा से आगे जो झील बनती है ना, वो होती है प्लाया झीलें। जी सर। वो इसी की जिसमें बात वैसे कर रही है। सिल्ट और नमक ज्यादा रहता है, जिसमें नमक भी ठीक हाँ मात्रा सिल्ट में रहता है। सिल्ट। और इन दोनों का रूप आप बता रहे थे सर, जो बजादा और हम्म, पिलाया को बालशन देते हैं। बालसन, हाँ दोनों को मिलाकर बालसन कहते हैं। जी सर। ठीक है। उसके बाद नंबर है 12वां, आए तो आए, न आए तो कोई बड़ी बात नहीं। काष्ठ स्थलाकृतियां का निर्माण होता है सागरीय तरंगों के द्वारा, हिमनदों के द्वारा, भौमजल के द्वारा। हालांकि इसका क्वेश्चन आप कर सकते हो बिना पढ़े भी, क्योंकि सागरीय तरंगों में इसका नाम नहीं पड़ा, हिमनद में इसका नाम नहीं पड़ा, और पवनों में इसका नाम नहीं पड़ा, तो काष्ठ स्थलाकृतियां है कहाँ पे। हिम तो पढ़ी होगी, पवन भी पढ़ा होगा, और नदी भी पढ़ा होगा, सागरीय तरंगे भी हमने सारी पढ़ी है ए टू जेड। जब इन चारों में काष्ठ स्थलाकृतियों का नाम, हाँ तो भौमजल के द्वारा है इसका उत्तर। जो भूमि के अंदर का जो भाग है ना, काष्ठ स्थलाकृतियां। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ काष्ठ स्थलाकृतियां क्या होती है, कि किसी भी चूना चट्टान, थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है कि चूना चट्टान होना जरूरी है, या डोलोमाइट। चूना से क्या बनता है, संगमरमर, और उसके अलावा डोलोमाउट से भी क्या बनता है, संगमरमर बनता है, और वो भी कौन सा, विभिन्न रंगों वाला। ठीक है। चट्टानों के भौमजल के साथ घुलन क्रिया करते हैं ये, और निक्षेपण प्रक्रिया से बने रूपों से काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण होता है। यह नाम एड्रियाटिक सागर तथा बाल्कन काष्ठ के नाम से उपस्थित चट्टानों द्वारा चट्टानों के विस्तृत स्थलियों के रूप में आधारित है। अपर्दन तथा निक्षेपण दोनों ही प्रकार के स्थल रूप काष्ठ स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। जब हमने इसको विस्तृत पढ़ा ही नहीं है तो हम आस्पेक्ट भी नहीं लगा सकते भी असल में। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि डोलाइन, युवाल व लेपिज, ये भी अपना नहीं है सर। जब ये हमने पढ़ा ही नहीं है तो इसका मतलब ये किस में होना चाहिए। आपसे ये पूछ ले वैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि डोलाइन, युवाल व लेपिज बनते हैं पवन के द्वारा, नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, जल के द्वारा, और भौमजल के द्वारा। हाँ, तीनों को तो वैसे ही पता है हमें, तीनों का तो। तीनों नदी में तो जल है ही नदी। नहीं। हाँ। हाँ, तो ये होना किस में चाहिए फिर, ये भौमजल में होना चाहिए। हाँ। कौन बोल रहा है धीरे धीरे से। डोलाइन, डोलाइन घाटी, डोलाइन घाटी, रंध्र या युवाला, ये थोड़े नाम है इसके। लेपीज, हालांकि लेपीज तो वो भी नाम पढ़े थे हमने, जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां भी एक लेपीज नाम था, किसी ने याद दिया रखा होगा तो। लेपिली था, लेपिली था क्या वो, यस। लेपिली था। सर कौन सा लेसन में हो? हम पेज नंबर पे पेज हैं, मैं लेसन आज में, क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन पे हैं। और क्वेश्चन कौन सा सर? निकालने के लिए 152 क्वेश्चन। नंबर पेज का 152 नंबर पेज का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, 14 नंबर। छोड़। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है उन पर विचार करने हैं। स्लेगलेमाइट करंदराओं की छत पर धरातल से टपकने वाले चूना ये मिश्रित भी जल अपने से नहीं है, इस बनते पे हैं। ज्यादा इसे ध्यान पढ़ ना लेते दिया हैं जाए एक मगर। बार। हाँ वैसे कम पढ़ लीजिए। विभिन्न मोटाई में स्लेगले स्टेले स्टेलेगमाइट तथा स्टेलेक्लाइट के मिलने से स्तंभ और कंदराओं के स्तंभ बनते हैं। उत्तर क्या है बताना इसका। उत्तर है बता इसका सी। दीजिए। सी है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के संदर्भ में, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना, हिमनद अपने टॉपिक का है। 15वां क्वेश्चन, हिमनद के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। वृहद समतल क्षेत्र पर, नंबर 1, वृहद समतल क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद कहते हैं। नंबर 2, हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गतिमान होते हैं। ये तो मुझे अच्छी बात लगी, 2 नंबर तो मुझे पता है। सर ऊपर दोनों को वाली दोनों लाइन को एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में से कैसे लिखे थे हमने, रीडिंग की मैंने की थी रीडिंग। ये कह हाँ। रहे हैं कि वृहद समतल क्षेत्र होना चाहिए, तो बर्फ, क्योंकि एक साथ बर्फ काफी सारी चलती है, उस दिन भी मैं बता रहा था आप लोगों को कि भाई वृहद समतल क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को महाद्वीपीय हिमनद और गिरिपद हिमनद, दोनों नाम दिए थे,
उसमें स्पेशल हम्म, एनसीईआरटी में लाइन लिख रही है। एक तो भाई जो समतल क्षेत्र होना चाहिए वृहद वाला, और उस पे हिम का हम्म, परतदार होनी चाहिए उस तरीके से। और ये इसको क्योंकि ये है, जब ये जो बर्फ आती है, पहले बर्फ कहाँ से आती है, पर्वतों से आती है, और फिर मैदानों से, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ भी जाती है। तो पर्वतीय मैदान भी, मतलब हिमानी पर्वत, महाद्वीपीय हिमनद भी हो सकता है, गिरिपद हिमनद भी हो सकता है, दोनों। सही है बात सर। वैसे जब हिमनद की बात ही हो जाती है तो हिमनद का एक बड़ा टुकड़ा होता है ना, वो बहुत बड़ा वही- शिलाखंड होता है, एक प्रकार से हाँ 400-500 वो, किलोमीटर लंबा परत होती है हाँ, वो, एक बड़ी। तो उसी दोनों के का हिस्सा अलावा होता है। उसी में होते हैं ना जी जी। दैत्याकार सोपान बनते हैं, जिसके ऊपर पेटर्नलास्टर झीलें बनती है। हम्म। तो दैत्याकार सोपान का एक सोपान ही बहुत बड़ा होता है, लगभग 20-30 किलोमीटर लंबा होता है। तो वो वैसे सोपान बने हैं, 5-7 सोपान बने तो 500 किलोमीटर तक चले गए। और उस पर जो झीलें बनी होती है बड़ी, तो उसको बोलते हैं पेटर्नलास्टर झीलें। ठीक है। नंबर 16 है, हिमनद के द्वारा या हिमानी के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्वरूपों में कौन सा कथन है वो असत्य है? अधिकतर सड़क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए हम्म। जाते हैं, अच्छी बात है। सही। सड़क के शीर्ष पर, यानी कि सड़क के ही शीर्ष पर, सड़क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न बनते हैं। ठीक है, ये भी बात अच्छी है। हिमानीकृत घाटियां अंग्रेजी के यू आकार की होती है, ये भी सही है। हम्म। उत्तर है इसका डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें कोई सा भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि सारे कथन सत्य है। सही है बात। जो सड़क होते हैं ना, वो हिमनद की जो घाटियां है ना, उसके सर ऊपर बनते हैं और एक जो चेयर नुमा आकृति बनाते हैं। परंतु जो हम्म। पहली जो दरार पड़ती है ना, उस दरार को क्या कहते हैं? जैसे हिमनद में एक दरार पड़ गई, उस दरार को क्या कहते हैं? हिम विदर, हिम विदर, या बर्ग सुरंड भी कह देते हैं, वैसे बर्ग बर्ग सुरंड भी कह सुरंड, देते हैं हाँ उसको। जी अच्छा सर। शब्द है ये, हिम विदर हम्म। या बर्ग सुरंड। उसके जी अलावा सर। ये कहता है कि सड़क के शीर्ष पर अपर्दन होने से, यानी कि अपर्दन एक तरफ नहीं होगा, कम से कम तीन तीन स्तर, तीन सिरों पर या चार सिरों पर कम से कम होना चाहिए। क्योंकि एक सिरे पर होगा तो पर्वत का आधा इस तरफ का भाग है वो एक कटोरे नुमा सा दिखाई देगा। दोनों तरफ अगर अपर्दन हो जाएगा, दोनों तरफ सड़क बन जाएंगे, तो बीच में एक लंबी दीवार बन जाएगी। तो चारों तरफ अगर सड़क दो चारों तरफ सड़क बन गए ना, तब एक पिलर का निर्माण होता है। नहीं होता क्या, जैसे कोई रबर की बॉल या कोई रबर का कोई बॉक्स होता है, उसको चारों तरफ से काटते हैं, तभी तो वो एक प्रकार की शेप लेता है, उस प्रकार से। और यू आकार की घाटी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वी आकार की घाटी बनाती है नदी, और यू आकार की घाटी बनाती है वो हिमनद बनाता है। और ये किससे बनते हैं? निक्षेपण नहीं है ये ऊपर लिखा हुआ है अपर्दन से निर्मित स्थल रूप है। व्याख्या आप देख लेना इस। उसके बाद में क्वेश्चन है 17 नंबर, कि पिघले हुए हिमनद, जो पिघला हुआ हिमनद है, शायद में हो सकता है उसमें साथ में पानी भी हो, पिघले हुए हिमनद के साथ मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप क्या कहलाता है? ये निक्षेप है। हिमोड, एस्कर, ड्रमलिन और सर्क। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ ठीक है। कई तो बार क्या सर, होता है पीछे से माइक ऑफ हो जाता है, मुझे पता नहीं हाँ चलता। सही बात है, कई बार हमें भी जो है हाँ, जी सर। इसमें है अब ये, हिमोड। हिमोड को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है हिमोड का दूसरा नाम क्या है? मोरेन मोरेन मोरेन। मोरेन। मोरेन से अच्छी तरह से समझ सकते हो। मोरेन क्या होता है कि हिमनद द्वारा या फिर जो पिघले हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी पदार्थों या महीन पदार्थों का एक कचरा होता है, एक प्रकार से। जैसे नहीं होता है क्या, जैसे किसी नदी में पानी आता है, तो नदी में पानी आने के से पहले पहले तो पानी के आगे आगे जो कचरा चलता है ना, ठीक वही है सारा का सारा। जो आगे आगे जो सीमानी के आगे आगे जो कचरा चल रहा था ना, जो कंकड़ पत्थर थे या फिर छोटे बड़े पत्थर थे, या हिमानी का टूटा हुआ या हिमानी के बड़े बड़े शिलाखंड थे, वो उबड़ खाबड़ रूप से टेढ़े मेढ़े थे, वो सारा का सारा कचरा है ये। उसे कहते हैं मोरेन। हिमानी भाषा में उसको मोरेन कहते हैं। हालांकि हिम के द्वारा लुढ़का कर लाए गए हैं, तो इस कारण से हिमोड हो जाते हैं वो। हालांकि उसको हिम मोरेन कहते हैं। अब एस्कर क्या चीज होती है? एस्कर वो लहरदार रूप में जब जम जाता है ना वो मलबा, तो वो एस्कर बन जाता है, जिसको मृद कटक भी कहते हैं। जो हम
जैसे यातायात के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, लहरदार रूप यातायात में है। जो, जी सर, लहरदार रूप में जब ये जो जितना भी मलबा लेकर आती है ना अपने साथ, उसको लहरदार रूप में लास्ट में जमा देती है। तो ये आवागमन के लिए भी हमारे लिए अच्छा होता है, मतलब क्योंकि रास्ता बन जाता है एक एक अच्छा। और बहुत महत्वपूर्ण अगर, है इसकी बात कि जी सर, एस्कर होते हैं ना, वो आर्थिक गतिविधियों में सहायक होती हैं। हाँ वो यातायात से संबंधित हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारी सुलभ कर देती हैं चीज़ों को। सुलभ कर देती है। और ड्रमलिन क्या होता है? ये सर जो ऐसे अंडाकार रूप में ऐसे कुछ वो होते हैं कुछ, जैसे जो जितना भी मलबा आ रहा है ना, वो ऐसे गोल गोल रूप में हो जाता है इकट्ठा, मतलब हिम्मत बोलते हैं उसको, जिसको अंडों की टोकरी टाइप में बोलते हैं इस अंडों की तरीके से। टोकरी कहते हैं। निक शेप का ये है, हाँ सर निक शेप का ही प्रयोग है निक्षेप का है। जो, जी सर। मैं ये पूछ रहा था कि ड्रमलिन चीज क्या है? कोई चट्टान है या बर्फ है? नहीं वो मलबा आया ना जो मलबा आया जो वहां से कहाँ से, पर्वतीय भागों से उखड़ के जितना भी आया लास्ट में, जो ये निक्षेप के रूप में ये अंडों के रूप में, मतलब ऐसे गोल गोल से इस तरीके से ये पूरा मैदान सब टाइप बन जाता है, मतलब निक्षेप के माध्यम से होता है ये। तो बर्फ तो हो ही नहीं हम्म। सकती भाई, बर्फ की तो बर्फ नहीं बात हो नहीं, बर्फ तो सकती। एक वो तो एक कार्य कर रही है, बर्फ तो ऊपर से वहां से लेकर आ रही है चीजों को। ये निक्षेप के हम्म। माध्यम से जो जितना भी मलबा आ रहा है उसको चट्टाने वो टुकड़े होते जिस हैं। तरीके से जम रही है, हाँ वो उसके हम्म। आकार के जमने के आधार पर निक्षेप का पता चलता है कि कौन से तरीके की है। जैसे अब ये भी और निक्षेप से ही है, ये हम्म। एस्कर पढ़ा है हमने। इसके अलावा हम ड्रमलिन पढ़ते हैं, हिमोड पढ़ते हैं, ये सब निक्षेप के प्रयोग प्रकार है। हम्म। तो वो एक तरीका होता है, एक प्रकार होता है कि भाई कोई लहरदार रूप में है, कोई अंड टोकरी तरह इस तरीके से है। फिर वो जो केटिल और हमक वगैरह वो मुझे, हम पढ़ते हैं, पिछली बार भी आते क्वेश्चन, जी सर। हाँ 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 हाँ, वही वही। हिमानी के पिघलने से, जब हिमानी के पिघलने से पिघला हुआ जल जब आगे जाकर किसी गर्त में झील का निर्माण लेता है, उसका नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ उसको रहा है उसका नाम। उसको केटिल कहते हैं सर। अच्छा, और उसको कैटिल कहते हैं। तो हेमक हाँ जी किसको सर। कहते हैं? तो और हिमक उसके अंदर दीप जैसा एक, मतलब जैसे कुछ निक्षेप है जिस बीच में कोई जैसे हम्म। अवशिष्ट रूप में कोई चीज बच जाती है इस झील के बीच में, उसको झील हिमक के कहते बीच। हैं। जी सर। और और जस्ट, जब, जी सर, हाँ हाँ हाँ, सही है सर, वो सही इस बता रहे हो और आप। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो कैम का आया था, इससे जस्ट पहले एक इस्तेला करती बनती है कैम, मतलब जो हाँ। एस्कर के बाद बनती है जो कैम, मतलब वहाँ उस तरीके से ये क्रम है थोड़ा सा। जी सर। सही है। केम है हिमानी के जस्ट आगे, हम्म, शंकु के रूप में है, निक्षेपित कंकड़ पत्थर है वो। जी सर। निक्षेपित हिमानी का मलबा है वो, शंकु के रूप में। जब वहां से निकल कर हिमानी का जल किसी आगे वाले स्थान पर किसी गड्ढे में भर जाता है, तो वो कहलाता है केटिल। उसी जी सर। केटिल के अंदर उस केम से आया हुआ महीन कण, जो सालों वर्षों से आता हुआ धीरे 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 जो बारीक कण है, वो केटिल के अंदर जम जाए, और जमने के बाद में वहां वो एक छोटा सा टापू और शंकु रूप धारण कर ले। किसके अंदर? केटिल के अंदर। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमक। हम्म। हाँ, सही है सर। अब याद आ और गया, जैसे आपके नाम फिर, बोलते ही याद आ गए सर। जी सर, और थोड़ा सा जैसे अगर हम इसमें और डीपली जाते हैं तो ये पूछते हैं कि हमक के बारे में जानकारी, जैसे सबसे पहले किसे, तो जेमिसन नाम से है, मतलब जेमिसन ने, क्योंकि अच्छा। बीच में जम गया ना, इसलिए जेमिसन ऐसे मेरे हाँ, याद है कि जेमिसन ने इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी हमक के बारे में। ये पेपर आ जाता नॉर्मल हमक के क्वेश्चन। बारे में। जी सर। ये हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो नाम आने तो संभावित सी बात है। जी सर। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमनद, यानी कि कौन सा हिमनद है, किस हिमनद स्वरूप का विकास हिमनद दरारों में भरी चट्टानों के मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है? कमस क्वेश्चन नहीं, निम्न, उल्ट कर रुको दिया। मैं पढ़ रहा हूँ सर एक बार। निम्नलिखित में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के बनने एवं उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है? बर्फ के नीचे मतलब वो घिस जाता है तो ड्रमलिन हो सकता है सर, क्योंकि वो ड्रमलिन। जब बर्फ के नीचे होता है ना वो गोल गोल से इस तरीके से बन जाता है, देखो हाँ ड्रमलिन ही है। तो इसमें क्या सर अंडाकार रूप ले लेता है ना वो इसी रूप से, क्योंकि उसमें घिसावट ऐसे हो जाती है, कोई चीज को अपन घिसते हैं और हम्म। वो कब घिसता है जब वो बर्फ के नीचे रह जाता है, मतलब वो मलबा, लेकिन बाद में वो बर्फ क्या पिघल जाती है और पानी के रूप में वो तो चली जाती है, तब ये दिखाई देते हैं ये चीजें कि यार अच्छा ये अंडाकार रूप में ये चीज इस आकृति बन गई जो। ये कह रहा है कि कई किलोमीटर तक लंबे होते हैं तथा 30 मीटर ऊंचे तक होते हैं ड्रमलिन, छोटे नहीं होते। 30 मीटर ऊंचे जी। ड्रमलिन हो सकते हैं। ड्रमलिन हम्म। हिमनद प्रवाह की दिशा में बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जी लास्ट सर लाइन है उसके इसकी। साथ साथ ही आते हैं, हाँ। हाँ, ड्रमलिन होते हैं ना, वो हिमनद की दिशा के प्रवाह में बनते हैं, और ड्रमलिन ये बताते हैं कि यहाँ से होकर हिमानी गुजरी है।
जहां ड्रेमलिन होती है ना, तो वो ये बताते हैं कि यहाँ से गुजरी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या कालांतर में या पहले कभी यहाँ से हिमानी गुजरी थी, तो जिसका निक्षेप ये रह गया। उसके बाद में है 19वां क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के, यानी कि मरुस्थल का क्षेत्र, शुष्क जो पर्वतपातीय क्षेत्र है, वहां मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को क्या कहते हैं? ये है सर वो पेडिमेंट पेडिमेंट। जिसकी बात कर रहे थे अपन, मलबा रहित और मलबा सहित कुछ भी हो सकता है, यही लाइन एनसीईआरटी में मलबा रहित भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मलबा हो सकता है हल्का फुल्का, पेडिमेंट। हाँ, वो इसके बारे में भी कई बार उन्होंने कहा है ना कि अपरदन से बना है, या किस प्रकार से ये पर्वतों के पीछे हटने से, कई बार वो कुछ बोलते हैं कि पर्वतों के पीछे हटने से बना है, कुछ कहते हैं कि अपरदन से बना है, ये घिस घिस कर बन गया का ये पेडिमेंट। क्या मरुस्थलीय भागों में भूदृश्य लैंडस्केप का मुख्य विकास पेडिमेंट का निर्माण है, उसका विकसित रूप है पर्वतों के पाद वाले जो होते हैं मलबे रहित क्षेत्र, वहां मलबे सहित मंद ढाल, मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। उसके बाद में 8वां लेसन है, आप पढ़ो सर इसको, 8वां। अच्छा क्वेश्चन। कौन सा सर? 8 वाले से है ना? हाँ, 8वां लेसन। जी सर, ये पहला क्वेश्चन है